गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में आरोह में से गद्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं। गद्य खंड में पहला लेसन नमक का दरोगा, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इस पाठ का सार फिर से समझाती हूँ। नमक का दरोगा जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में आइए हम जानें। हिंदी साहित्य में कथा के सम्राट जाने वाले प्रसिद्ध प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लहमी गांव में हुआ था। लहमी गांव के जिला बनारस में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा तथा इन्होंने अपने जीवन का कुछ समय राष्ट्रीय आंदोलन में दिया। प्रसिद्ध प्रेमचंद जी ने कई सारी कहानियाँ, निबंध लिखे और कई उपन्यास भी लिखे। इनकी प्रमुख कृतियों में उपन्यास में है सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान इत्यादि। कहानी संग्रह मानसरोवर, जो 8 खंडों में प्रकाशित है। नाटक करबला संग्राम, निबंध संग्रह, कुछ इनके विचार विविध प्रसंग। उसके तत्पश्चात सन 1936 में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई। आइए प्रेमचंद जी की रचना हम जाने, नमक का दरोगा। आइए हम इसका एक छोटा सा पाठ का सार देखते हैं। पाठ के सार में हम देखते हैं कि नमक के दरोगा में क्या बताया जा रहा है। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा पर रची बहुचर्चित कहानी। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित ओलोपुद्दीन द्वारा खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकलवा दिया जाता है। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने पर वह अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित ओलोपुद्दीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्यनिष्ठता को सम्मानित किया गया है। नमक का दरोगा। आइए हम पढ़ते हैं। नमक का दरोगा पे पद प्रतिष्ठा है। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बनाया गया। उस नया विभाग बनाने के बाद, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार लोग चोरी छिपे करने लगे थे। अनेक प्रकार की धोखाधड़ी आरंभ हो गई थी। रिश्वत आरंभ हो चुकी थी। नमक विभाग के अधिकारियों की तो मौज सी हो गई थी। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे वकीलों को भी जी ललचाता था। हर कोई इस पद के लिए, नमक का दरोगा बनने के लिए काफ़ी लालायित रहते थे। मुंशी वंशीधर, इसका मुख्य पात्र जो है मुंशी वंशीधर का है। मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से, मुंशी वंशीधर एक अच्छे कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वह अपने अनुभवी पिता से एक महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, ताकि बिगड़ती घर की आर्थिक स्थिति को वो रास्ते पर ला सके। वंशीधर के पिता उन्हें समझाते हैं और सलाह भी देते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में हमारा घर दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है।
और मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं मृत्यु के निकट आ पहुँचा हूँ। ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के पद पर ध्यान मत देना। तुम नौकरी ढूंढने तो जा रहे हो, लेकिन तुम नौकरी के पद पर ध्यान मत देना। और यह तो क्या है, पीर की मज़ार है। नौकरी का पद चाहे कोई भी हो, यह क्या है, पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये तो पीर की मज़ार है, निगाह हमेशा हमें कहाँ रखनी चाहिए, चादर के ऊपर जो चढ़ावा आता है ना, उस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी हो सके, क्योंकि जो मासिक वेतन होता है, जो हमारी तनख्वाह होती है, उसे उन्होंने बताया पूर्णमासिक आचार। जिस प्रकार से चंद्रमा पूरी तरीके से पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, उसी तरह से महीने में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, उसी तरह से पूरे महीने भर में तनख्वाह एक ही बार आती है। लेकिन जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है, उसी तरह से हमारी आय भी धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाती, खत्म हो जाती। इसलिए तुम ऊपरी आय के ऊपर ध्यान देना। ऊपरी आय क्या है, बहता स्रोत है, जिससे हमारी क्या होती है, सदैव प्यास बुझती रहती। बहता हुआ पानी जिससे हमारी सदैव प्यास बुझती रहेगी। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उनमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो क्या देता है, ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो आज तनख्वाह मिल रही है वो एक निश्चित राशि, लेकिन ऊपरी कमाई जो होती है उसकी कोई निश्चित राशि नहीं होती, और वो तो क्या होती है, ईश्वर का उपहार होती है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। सौभाग्य से वंशीधर को नौकरी मिल जाती है। नौकरी कौन सी मिलती है, दरोगा की, नमक के दरोगा की। इस समाचार से उनके सारे परिजन काफ़ी खुश होते हैं, परंतु उनके पड़ोसियों की इस बात से जरा भी खुशी नहीं होती, क्योंकि सभी को जेलसी की भावना होती है। उसी प्रकार से पड़ोसियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब क्या होता, मुंशी वंशीधर को नमक का दरोगा का पोस्ट तो मिल जाती, पद तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते, कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं। इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम विचारों के अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी, उसी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। जाड़े के रात थी, नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही चौकीदारी कर रहे थे, लेकिन साथ में वे नशे में भी मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक खुलती है, और वो क्या देखते हैं कि पुल पर से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही है, कुछ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी सी कतार वहाँ पर लगी हुई है। गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी लिए जाने के लिए जो दरोगा जी वो आदेश दे देते हैं कि इन गाड़ियों की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चलता है कि इन गाड़ियों में नमक लदा हुआ है। ये गाड़ियाँ दातागंज के इलाके की सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित ओलोपुद्दीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। अब आगे क्या होता है, लाखों रुपए का जो लेन देन करते थे, पंडित ओलोपुद्दीन अपने, जब वो गाड़ी रोक ली जाती है और जब पंडित ओलोपुद्दीन को पता चलता है कि गाड़ी रोक ली गई है, तो पंडित ओलोपुद्दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए यानी सोते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वाले उन्हें कहता है कि आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, आपकी गाड़ी वहाँ रोक ली गई है। पंडित ओलोपुद्दीन सारे संसार में काफ़ी रईस थे, काफ़ी पैसे वाले थे वे, तो वो सारे संसार में जो लक्ष्मी जी होती ना, लक्ष्मी जी मीन्स पैसा को प्रमुख मानते थे। वो समझते थे कि पैसे के आगे सब क्या है, पूरी दुनिया क्या है, कठपुतली है। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने थे, इन्हें वह जैसा चाहे वैसा नचा सकते थे। लेटे लेटे वे गर्व से बोले, चलिए हम आते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी किसने पकड़ी है। यह कहकर बड़ी निश्चिंता के साथ वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाके बोलते हैं, बाबूजी आशीर्वाद, आपने ही व्यर्थ कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में आ रहा था, मेरी सरकार तो आप ही है। वंशीधर पर ईमानदारी का लेकिन क्या था, नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते, पंडित ओलोपुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाए।
क्या कहते हैं वो कि पंडित ओलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। पंडित ओलोपीदीन हंसते रहते हैं और कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, एक बार ज़रा सोच के कहिए। पंडित ओलोपीदीन के लिए फिर वही बात होती है कि सेनाओं को आदेश देते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ओलोपीदीन हैरान रह जाते हैं, यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत जो बदलू सिंह था उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घबरा रहा था। बदलू सिंह जो वहाँ का सेना था, सिपाही था, वो घबरा रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। फिर भी ओलोपीदीन ने सोचा कि नया नया लड़का है, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचिए, हमारी जो शान शौकत है, हमारी इज्जत क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जो भी हम ले दे के यहीं पे क्या कर लेते हैं, केस को रफा दफा कर लेते हैं। ओलोपीदीन काफ़ी समझाते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर अपनी बात से बिल्कुल भी अड़िग रहते हैं। ओलोपीदीन उनसे कहते हैं कि आप 40,000 तक की रिश्वत ले सकते हैं, मेरी गाड़ियों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन मुंशी वंशीधर यही कहते हैं कि नहीं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बाद ओलोपीदीन चारों ओर से निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अब क्या होता है आगे, सुबह दूसरे दिन की बात होती है, जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो दूसरे दिन पंडित ओलोपीदीन स्थगित हो जाते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती, हर ज़बान पर एक ही किस्सा होता है कि पंडित ओलोपीदीन जैसे भ्रष्ट इतने बड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया। सब उनकी निंदा करते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति की। उनको अगले दिन अदालत में ले जाया जाता है। अदालत में सभी पंडित ओलोपीदीन इनके धन के गुलाम होते। जैसा मैंने कहा, पंडित ओलोपीदीन धन से हर किसी को खरीद सकते थे, पैसे से हर किसी को खरीद सकते थे, इसलिए वो सभी वहाँ के लोगों को खरीदे हुए रहते हैं और सभी उनके गुलाम होते हैं। वे उनके पकड़े जाने पर काफ़ी हैरान भी होते हैं। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं होती कि ओलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए होती है कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। अब क्या होता है, न्याय के मैदान में अब धर्म और धन के बीच युद्ध ठन जाता है, दोनों के बीच। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन उनके पास गवाह नहीं थे। गवाह क्यों नहीं थे? क्योंकि सारे पंडित ओलोपीदीन के खरीदे हुए चमचे हुआ करते थे। अब वंशीधर के पास सिर्फ अपना एक सत्य था जो न्यायालय में उन्हें रखना था, किंतु न्यायालय जो है वह गवाह के बिना नहीं मानता। परिणाम स्वरूप मुकदमा जल्दी ही समाप्त हो जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो पंडित ओलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन मानते हैं, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को उन्होंने कष्ट पहुंचाया है, इसलिए उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। अब मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकालना। कुछ समय बाद क्या होता है, वंशीधर बाहर निकलते हैं। चारों तरफ से उन्हें कई सारी व्यंग्य की बातें सुनने को मिलती है, कई सारी बातें कही जाती है। उन्हें न्याय विद्वता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगती है। उन्हें लगता है कि सत्य बिल्कुल यहाँ पर गलत है, सत्य का कोई साथ नहीं देता। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही क्या होता है, एक सप्ताह बीतता है और संध्या का समय था। तब क्या होता है, घर वालों को जब ये समाचार मिलता है एक सप्ताह बाद कि वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया, तो घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उनके पिता जो थे बहुत क्रोधित हुए, साथ में उनकी पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार तो अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। लेकिन समय बीतता गया और पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित तो किया, लेकिन समय के साथ साथ वंशीधर ने ये चीज़ भी मान ली और वो अपने सिंपल जीवन में जीने लगे। अब क्या होता है आगे, पंडित के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित ओलोपीदीन को ऐसा प्रभाव डाला, जैसे वंशीधर काफ़ी कर्तव्यपरायण थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। उनको जब नौकरी से भी निकाल दिया गया तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया और उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इधर क्या होता है,
जो उनका चरित्र था वंशीधर का, उससे ओलोपिदिन काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनकी आत्मा अंदर से काफ़ी दुखी होती है कि मैंने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को नौकरी से निकलवा दिया। वे अगले ही दिन, 1 सप्ताह के बाद अगले ही दिन अपने रथ पर बैठते हैं और मुंशी वंशीधर के घर जा पहुंचते हैं। उन्हें आता देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगते हैं। इन्हें दुख खेद प्रकट करते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, अपनी गाड़ियों को रोक लिया, जिसकी वजह से उसे नौकरी भी गंवानी पड़ी इस प्रकार से। तो ओलोपिदिन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा कहाँ है? ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। क्या कहते हैं वो कि ऐसा धर्मपरायण जो अपनी बात पर अड़िग रहे, कभी भी किसी भी स्थिति में वो अपने आप को एक जगह अपनी कर्तव्यनिष्ठ पर अड़िग रहे, कि बिल्कुल भी वो पैसे की लालची नहीं है, तो ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो मेरा क्या है, सर्वस्व न्योछावर मैं करता हूँ। आपका कुलदीप तिलक कहाँ है, कुलदीपक कहाँ है? इतने में वंशीधर से कहते हैं, इतनी ही देर में क्या होता है, उसके पिता कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि उसकी जगह मुझे बंदी बना लीजिए, मुझे हिरासत में ले लीजिए, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वंशीधर वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, ओलोपिदिन उनसे कहते हैं कि मैंने लक्ष्मी के बल पे, पैसे के बल पे इस दुनिया में सबको खरीद कर अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया है, आपने मुझे पराजित किया। मैं आपके सामने एक आग्रह लेकर आया हूँ कि आप मेरी सारे संपत्ति के क्या बन जाइए, स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर, चाकर आदि चीज़ें, सुविधाएं प्रदान करूँगा। मैं आपको सुविधाएं प्रदान करूँगा। इस टाइप से जब ओलोपिदिन मुंशी वंशीधर के आगे सम्मुख उन्हें कुछ इस प्रकार की ऑफ़र करते हैं, इस प्रकार की जब कोई बात रखते हैं, तो मुंशी वंशीधर कहते हैं कि मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आप उसके लिए मुझे इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि सेठ, आप ओलोपिदिन के हृदय की विशालता को, उनकी गुण को देखकर वो क्या होते हैं, वंशीधर पिघल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी आप मुझे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाह रहे हैं। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझ में यह शक्ति नहीं कि मैं आपका स्थायी मैनेजर बन सकूं। मुझ में यह विद्या नहीं है, ना बुद्धि है मुझ में, और ना मेरे पास कोई अनुभव है। मैं इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हूँ। ऐसा महान कार्य करने के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। आपके यहाँ का स्थायी मैनेजर बनने के लिए मुझे कोई बड़े व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, और ये मेरे लिए सही नहीं होगा। सेठ ओलोपिदिन ने वंशीधर को कलम पेन देते हुए कहा कि मुझे अनुभव की आवश्यकता है और न विद्वता की। न तो मुझे अनुभव चाहिए और न मुझे कोई विद्वान व्यक्ति चाहिए, न मुझे कोई मर्मज्ञ व्यक्ति चाहिए। मुझे तो सदैव नदी के किनारे उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र को हस्ताक्षर कर दिया, और ओलोपिदिन भी खुशी हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और उन्होंने उनको गले लगा दिया। इस प्रकार से यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से सत्य की जीत होती है इस कहानी में, किस प्रकार से पंडित ओलोपिदिन अपनी बात पे अड़िग रहते हैं, और किस प्रकार से धन के आगे धर्म की जीत होती है।